नमस्कार। इस वीडियो में आज हम देखेंगे हाई स्कूल क्लास के जो यूपी बोर्ड है उसके इंग्लिश सब्जेक्ट के जो कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस हैं। तो उन ग्रामर के क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पहला क्वेश्चन लिया है, एलिस ऑफन स्पीक्स इंग्लिश। तो इस क्वेश्चन को हमें नेगेटिव बनाना है। तो जब भी हम वाक्य को नेगेटिव बनाएंगे तो अगर वाक्य में कहीं भी ऑफन लिखा है या फिर ऑलवेज है या फिर सेल्डम है, तो ऑफन, ऑलवेज या सेल्डम है तो इनको हम हटा देंगे और इसके स्थान पे हमें कर देना है नेवर। तो नेगेटिव इसका बन जाएगा राइट आंसर, एलिस नेवर स्पीक्स इंग्लिश। तो जहाँ पे ऑफन लिखा हुआ था वो हटा देना है, ऑफन के बदले नेवर कर देना है और सब कुछ बाकी बिल्कुल सेम रहेगा। तो एलिस नेवर स्पीक्स इंग्लिश। अगला यहाँ पे है, अनुज हैज़ गिवन मी समथिंग। तो ये वाक्य भी नेगेटिव करना है। इस बात को नेगेटिव करने के लिए हम देखेंगे हाई स्कूल के नियम के तहत। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लगा है हैज़, तो हैज़ के तुरंत बाद हम नॉट लगा देंगे, वाक्य हमारा नेगेटिव बन जाएगा। तो हमने लिखा है अनुज, हैज़ का हैज़ कर दिया और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हम नॉट लगाते हैं तो वाक्य हमारा नेगेटिव बन जाता है। तो अनुज हैज़ नॉट गिवन मी समथिंग। तो जब भी हम वाक्य नेगेटिव बनाएंगे तो अगर वाक्य में ऑफन है, ऑलवेज है, सेल्डम है, तो ऑफन, ऑलवेज, सेल्डम को हटा के हमें कर देना है उस स्थान पे नेवर। अब पूरा वाक्य वैसा ही सेम हो जाएगा। लेकिन अगर वाक्य में ऑफन, सेल्डम, ऑलवेज नहीं है तो हमें करना पड़ेगा वाक्य में जो हेल्पिंग वर्ब है उस हेल्पिंग वर्ब मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर, कैन, कुड, हैज, एम, मे, मार, जो भी टेंसेस है, तो वाक्य का जो हेल्पिंग वर्ब है उसके तुरंत बाद हम नॉट लगा देंगे तो वाक्य हमारा नेगेटिव बन जाएगा। यहाँ पे इस वाक्य को हम इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं, अगर समथिंग लिखा है तो उसे हम नथिंग कर देंगे तब भी नेगेटिव बन जाएगा, तो हमें अलग से नोट करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो अनुज हैज़ गिवन मी, और जो समथिंग यहाँ पे लिखा हुआ है तो समथिंग कर देंगे नथिंग तब भी नेगेटिव बन जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है, इंडियन पीपल सेंग द नेशनल एंथम। इसे हमें करना है इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव करने का मुख्य नियम यही है कि वाक्य को प्रश्नवाचक जब बनाएंगे तो वाक्य की जो हेल्पिंग वर्ब है, जो भी टेंस है, डू, डज, कैन, कुड, हैज़, हैव, जो भी है, उसे हमें शुरुआत में करना पड़ेगा और वाक्य के अंत में हम क्वेश्चन मार्क का चिन्ह भी लगाते हैं। और इस वाक्य को हम देखें, इसमें कोई इज, एम, आर, हैज़, हैव, वॉज, वर नहीं आता है। तो अगर किसी वाक्य में हमें कोई हेल्पिंग वर्ब नज़र नहीं आ रही है तो वहाँ पे मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब अगर होगी तो फर्स्ट फॉर्म हो सकती है तो टू डज करना पड़ेगा। अगर सेकेंड फॉर्म है तो हमें पास्ट का इंडेफिनिट होने के हिसाब से डिड का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है सेंग, तो सेंग यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है और सेकेंड फॉर्म का मतलब है पास्ट का इंडेफिनिट। तो हमें शुरुआत में करना पड़ा डिड। डिड के बाद हमें सब्जेक्ट जो था वो कर दिया आपने इंडियन पीपल। उसके बाद सेंग का सेकेंड फॉर्म थी, पर यहाँ पे जो डिड के साथ हमें करनी है क्रिया फर्स्ट फॉर्म में, तो उसको कर दिया सिंग, तो सेंग बन जाएगा सिंग, और पीछे द नेशनल एंथम लिखा है वैसे ही कर दिया और क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया। तो हमारा राइट आंसर ये बन गया है, डिड इंडियन पीपल सिंग द नेशनल एंथम। अगर वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है तो या तो क्रिया सेकेंड फॉर्म होगी, और सेकेंड फॉर्म होगी तो हम हेल्पिंग वर्ब को डिड आगे कर देंगे। अगर क्रिया फर्स्ट फॉर्म है तो डू या डज हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी। अगला यहाँ वाक्य है, मोहन कैन सॉल्व इट। तो मोहन कैन सॉल्व इट जो वाक्य है, इस वाक्य को हम देखते हैं तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारी है कैन। तो जब भी वाक्य को इंटेरोगेटिव करना है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब कर देंगे हम सबसे पहले और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, बाकी बन जाएगा इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक। तो हमने कैन को करना है पहले तो कैन कर दिया पहले, फिर मोहन को हमने बाद में रखना है मोहन, और पीछे जो लिखा है वैसा ही हमें कर देना है, लास्ट में कर दिया हमने क्वेश्चन मार्क, बन गया कैन मोहन सॉल्व इट। अगला यहाँ पे है ये पैसिव वॉइस करना है इसका, ही नोज मी वेरी वेल। तो इसका एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। तो पैसिव का मुख्य नियम ये होता है हमारा कि सब्जेक्ट होता है उसे हम ऑब्जेक्ट कर देते हैं, जो ऑब्जेक्ट आएगा उसे हम सब्जेक्ट बना देंगे, और जो पैसिव में क्रिया है वो थर्ड फॉर्म में रहती है। और पैसिव के लिए हमारा जो मेन फार्मूला रहेगा वो रहने वाला है, पहले ऑब्जेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट के बाद टेंस जो भी है वो लगाना है, उसके बाद थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स, उसके बाद बाय, फिर सब्जेक्ट को हमें करके इस तरह से पैसिव बनाना होता है। तो यहाँ पे अगर देखें वाक्य में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ होते हैं, तो सबसे पहले हमें वाक्य में क्रिया पहचाननी होगी। तो क्रिया यहाँ पे लिखी है नोज। तो क्रिया से पहले होता है सब्जेक्ट असर्टिव वाक्य में, और क्रिया के तुरंत बाद होता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद जो बच रहा है वो कहलाता है अदर वर्ड्स। इसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो है मी, तो मी को हम लाएंगे आगे, तो मी को बन जाएगा आई हो गया है, और यहाँ पे क्रिया फर्स्ट फॉर्म थी तो क्रिया फर्स्ट फॉर्म का मतलब प्रेजेंट का इंडेफिनिट,
और प्रेजेंट डेफिनेट में आई के साथ हमें एम करना पड़ेगा पैसिव बनाने के लिए। तो हमने कर दिया इसमें आई एम, तो आई के साथ एम कर दिया। नो फर्स्ट फॉर्म थी तो नो के साथ हमें थर्ड फॉर्म करनी पड़ेगी नॉन। फिर थर्ड फॉर्म होने के बाद लगाना है हमें अदर वर्ड्स, तो अदर वर्ड्स था वेरी वेल। फिर हमने कर दिया टू के बाद कर दिया हिम। तो हम ध्यान ये देना है जब भी वाक्य में के एन ओ डब्ल्यू वाली क्रिया आती है तो नो के साथ में कभी भी बाई का प्रयोग नहीं करना है, वहाँ हमें हमेशा टू लगाना होता है। नो के साथ में बाई का प्रयोग कभी नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पे टू का यूज़ किया गया है, बाई का यूज़ नहीं हुआ है। तो आई एम नॉन वेरी वेल टू हिम। ये वाक्य कई बार हाई स्कूल बोर्ड एग्ज़ाम में आ चुका है। अगला वाक्य यहाँ पे हु इज़ कॉलिंग आयुष। तो जब भी वाक्य आता है हु से तो हु को प्रारंभ होने वाला वाक्य है, इसमें सब्जेक्ट होता नहीं है, और जब सब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट हम उसे बना नहीं सकते हैं। तो हु को हम कर देंगे बाई हुम में कन्वर्ट। तो जब भी वाक्य हु से प्रारंभ होता है तो हमें बाई हुम सबसे शुरुआत में ही लगा देना है। अब जबकि इसमें सब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट तो इसमें होगा कहीं ना कहीं। तो ऑब्जेक्ट होता है हमेशा क्रिया के बाद, तो क्रिया हमारी यहाँ पे कॉलिंग है, तो कॉलिंग के बाद लिखा हुआ है आयुष, तो आयुष ही इसमें ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को हम बना देंगे आकर यहाँ पे सब्जेक्ट। तो बाई होम से जब भी नियम करते हैं तो सबसे पहले करते हैं बाई होम, उसके बाद एक टेंस लगाते हैं, फिर उसके बाद एक सब्जेक्ट जो भी बनेगा ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं तो यहाँ पे, उसके बाद थर्ड फॉर्म वगैरह कर देते हैं। तो पहले हमने करना है बाई होम, और इज़ एम आर आने पर इज़ बीइंग एम बीइंग आर बीइंग होता है, तो हमने कर दिया यहाँ पे इज़। आयुष लिखा है यहाँ पे आयुष कर दिया, उसके बाद बीइंग, फिर कॉल्ड। तो बीइंग जो यहाँ पे पीछे में दिख रहा है वो इसलिए दिख रहा है जब भी हेल्पिंग वर्ब जोड़ों में है, पेयर में है, तो हमने इज़ करना है आगे और बीइंग करना है पीछे। अगर सपोज दैट हैज़ बीन करना होता या हैव बीन करना होता तो हमें आयुष से पहले करना पड़ता हैज़ और आयुष के बाद करना पड़ता बीन। अगर इसमें मान लो नॉट आता है तो बीइंग लिखा है, बीइंग से तुरंत पहले नॉट का यूज़ करना पड़ता है। तो इसमें वाक्य हमारा बना है बाई होम इज आयुष बीइंग कॉल्ड। तो टेंस की बात करें वैसे में तो टेंस चेंजिंग होता है, डू डज आएगा, इज एम आर कर देंगे, इज एम आर आएगा, इज बीइंग एम बीइंग आर बीइंग, हैज़ हैव आएगा, हैज़ बीन हैव बीन। अगर वाक्य में सेकेंड फॉर्म या डिड आएगी तो वॉज वर आएगा तो वॉज बीइंग वर बीइंग, और हैड आएगा तो हैड बीन। बिल या सेल आने पर बिल बी सेल बी, विल हैव सेल हैव आने पर विल हैव बीन सेल हैव बीन, और कैन कुड में माइट ये भी यूज़ हैं, तो यूज़ आने पर हम उसमें बी का यूज़ करते हैं। कैन लिखा है तो कैन भी, कुड है तो कुड भी, इस तरह यूज़ करना पड़ता है। अगला देखते हैं वाक्य यहाँ पे, अगला है डू इट। तो अगर कोई वाक्य ऐसा है जो सबसे पहले क्रिया फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होता है तो इम्परेटिव है। अगर किसी वाक्य में सबसे पहले प्लीज़ आ जाए, डू नॉट आ जाए, नेवर आ जाए, ऑलवेज आ जाए, काइंडली आ जाए, तो इस प्रकार का वाक्य हमारा होता है इम्परेटिव। तो इम्परेटिव को पैसिव करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर हम इम्परेटिव को पैसिव बनाते हैं तो सबसे पहले हमें करना पड़ेगा लेट, और लेट करने के बाद वाक्य का ऑब्जेक्ट करते हैं। अब ऑब्जेक्ट हमेशा क्रिया के बाद ही होता है एक्टिव वॉइस में, तो एक्टिव वॉइस में क्रिया के बाद जो लगा होगा वही ऑब्जेक्ट है, तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगाएंगे। उसके बाद अगर वाक्य में डू नॉट है तो हमें नॉट करना है, अगर नहीं है तो नहीं करना है। फिर उसके बाद देखते हैं अगर ऑलवेज है तो यहाँ पे ऑलवेज लिखना है, अगर नेवर है तो नेवर करना है। कभी कभार ऐसा होता है ना तो नॉट होता है, ना ऑलवेज होता है, ना नेवर होता है, तो फिर हम इनमें से कोई भी चीज़ का यूज़ नहीं करते हैं। उसके बाद हम लगाते हैं बी, बी करना आवश्यक है। उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म, उसके बाद अन्य शब्द, और बाई यू का प्रयोग हम कर देते हैं। अगर हम चाहें तो बाई यू को हटा सकते हैं क्योंकि इम्परेटिव में सब्जेक्ट यू छिपा रहता है, तो ऑब्जेक्ट बनाने की आवश्यकता फिर नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो बना है डू इट का, तो डू इट का राइट आंसर जो हमारा बनेगा वो इसी हिसाब से हमारा पहले करना है लेट। लेट के बाद हमें लगाना है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, तो लेट होने के बाद हमने कर दिया यहाँ पे इट जो कि ऑब्जेक्ट था। उसके बाद हम देखते हैं अगर ऑब्जेक्ट हो जाने के बाद इस पूरे वाक्य में ना तो नॉट था, ना ऑलवेज था, ना नेवर था, तो ये हम सब क्रॉस करते हुए डायरेक्ट लगाते हैं बी, तो लग गया बी। बी हो जाने के बाद हमें थर्ड फॉर्म करना है, तो डू का थर्ड फॉर्म होता है डन। फिर हमने लास्ट में बाय यू को यूज़ कर देना है, तो लेट इट बी डन बाय यू। इस प्रकार से हमारा वाक्य बन जाएगा। अगर इम्परेटिव वाक्य है जैसे प्लीज़ से स्टार्टिंग है तो हमें प्लीज़ के स्थान पे यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाना होता है, तब भी वाक्य हमारा बन जाता है। नेक्स्ट है हाउ विल यू प्ले हॉकी। इस वाक्य को हमें पैसिव करना है, तो हाउ को हमें हाउ ही रखना है। जब भी कोई क्वेश्चन वर्ड आता है तो हमें वैसा ही करना पड़ता है, केवल हु आने पर बाई हुम होता है, अन्यथा वेयर, हाउ, हाउ मैनी, हाउ मच जो भी है वैसे ही कर देना है।
तो हाउ को हमने बिल्कुल सेम वैसा हाउ उतार दिया यहाँ पे। अब इसमें ये इंटेरोगेटिव है तो यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये यहाँ पे क्रिया है और क्रिया के बाद होता है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को हम ले आएंगे यहाँ पे, तो हमारा हॉकी हो गया यहाँ पे। तो हाउ का हाउ कर दिया, हॉकी हॉकी हो गया। बिल यहाँ पे टेंस है तो बिल आने का मतलब होता है बिल भी या सेल भी। तो क्योंकि हॉकी है उसके साथ बिल यहाँ करना पड़ेगा और बी यहाँ करना पड़ेगा। अगर वाक्य हमारा इंटेरोगेटिव है जो कि क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ है, तो सबसे पहले हमें करना पड़ता है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड के बाद एक लगाएंगे टेंस, और टेंस के बाद फिर हमें सब्जेक्ट करके बाकी पूरा करना होता है। तो इसीलिए हमारा राइट आंसर बना यहाँ पे हाउ, फिर बिल, हॉकी, उसके बाद बी, और बी करने के बाद क्रिया करनी है थर्ड फॉर्म में। तो जो प्ले लिखा हुआ है उसका यहाँ पे कर दिया थर्ड फॉर्म प्लेड। अन्य शब्द यहाँ पे कुछ है नहीं, अन्य शब्द होते हैं तो ऑब्जेक्ट के बाद आते हैं, तो जो कि यहाँ पे नहीं है। फिर हमने रखना है बाई, और बाई के बाद जो सब्जेक्ट यहाँ यू था, यू को जब पीछे ले जाएंगे तो उसका ऑब्जेक्ट रहेगा यू। तो हाउ विल हॉकी बी प्लेड बाय यू। नेक्स्ट यहाँ पे डायरेक्ट वाक्य है, इनडायरेक्ट करना है। तो अगर इस वाक्य को हम देखें, कोमा के अंदर जो वाक्य है, रिपोर्टेड जो क्लॉज यहाँ पे दिया गया है कोमास के अंदर, इस वाक्य की शुरुआत हो रही है वो सब्जेक्ट से शुरुआत हो रही है, लास्ट में एंडिंग हो रही है क्वेश्चन मार्क से या फुल स्टॉप से। तो देखना पड़ेगा। तो इस वाक्य को हमने देखा तो इसमें स्टार्टिंग जो थी कोमा के अंदर वाले वाक्य की वो सब्जेक्ट से हो रही है और समाप्ति इसकी फुल स्टॉप से हो रही है। तो इसका मतलब हमारा वाक्य असर्टिव सेंटेंस है। तो अगर वाक्य हमारा असर्टिव है तो हम इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो सेड टू जो सिस्टम यहाँ पे रहेगा उसको हमें करना पड़ेगा टोल्ड, और बाद बाकी सभी सेम है। तो ही का बिल्कुल ही आ गया, जॉन का जॉन आ गया। तो इस तरह से हमारा वाक्य यहाँ पे बना है, पहला हुआ है ही टोल्ड जॉन। तो क्योंकि ये असर्टिव वाक्य था, सब्जेक्ट से प्रारंभ था, इसलिए इन डबल कोमास जो यहाँ पे दिख रहे हैं, डबल कोमास के बदले करना पड़ेगा हमें दैट। तो हमने दैट कर दिया यहाँ पे। अगर प्रश्नवाचक होता है तो दैट का यूज़ नहीं करते, फिर वहाँ पे क्वेश्चन वर्ड वाला या फिर एक चीज़ हम लगाते हैं। अगला यहाँ देखते हैं, दैट के बाद यहाँ पे सब्जेक्ट आई है, आई फर्स्ट पर्सन होता है। तो आई जब भी आएगा उसे हम बन लेंगे सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट हमारा ही, तो यहाँ पे हो गया ही। और हैव जो होता है वो बन जाता है हैड, और सोल्ड का सोल्ड। माई फर्स्ट पर्सन था, इसे बदला गया ही। तो माई के साथ जो होता है वो आई के साथ आता है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट है, माई में बदलना है इसे। तो माई में बदलना है तो ही को जब बदल लेंगे माई के हिसाब से, या माई बदले ही के हिसाब से। तो यहाँ पे ही के साथ अपने स्पेलिंग आती है हिज, तो हिज बुक। तो इसका राइट आंसर बना है यहाँ पे ही टोल्ड जॉन दैट ही हैड सोल्ड हिज बुक। अगला है यहाँ पे यू सेड टू हिम यू विल पे द बिल। तो हमें पता है ये वाक्य सब्जेक्ट से प्रारंभ है, फुल स्टॉप से अंत हो रहा है इसका। सिंपल वाक्य है, असर्टिव वाक्य है। तो हमने सेड टू को यहाँ पे चेंज कर दिया है टोल्ड में, तो यू का यू हो गया, सेड टू का टोल्ड हो गया, हिम का हिम। ये कोमाज हैं, इसके बदले हमने कर देना यहाँ पे दैट। तो यू टोल्ड हिम दैट। अब जो यहाँ पे यू दिख रहा है, यू हमेशा सेकेंड पर्सन होता है, उसे हम बदलेंगे इस हिम में, ऑब्जेक्ट में। तो यहाँ पे बन गया हमारा ही, और बिल सेल होता है वुड, तो वुड हो गया, पे का पे और द बिल का बिल। तो यू टोल्ड हिम दैट ही वुड पे द बिल। नेक्स्ट यहाँ पे ही सेड टू देम कैन यू प्रिंट दिस बुक। तो इस बात की स्टार्टिंग है वो हो रही है हेल्पिंग वर्ब से, और लास्ट में आ रहा है क्वेश्चन वर्ड। तो इसको हमें देखना है, सेड टू कर देना है यहाँ पे आस्क्ड, और कोमास के बदले जोड़ने की बात करें यहाँ पे हम, तो कोमास जो दिख रहे हैं उसके बदले आएगा यहाँ पे इफ़। तो दो करेक्शन हम देख रहे हैं यहाँ पे, सेड टू बन गया आस्ट, कोमा के बदले आ गया इफ़। यू बदलेगी हम अब देम में, तो बन गया दे, और कैन का बन जाएगा यहाँ पे कुड। तो इफ़ लगाने के बाद हमें पहले सब्जेक्ट, उसके बाद टेंस, फिर प्रिंट का प्रिंट कर दिया, दिस का होता है दैट, और बुक का हो गया बुक। तो ही आस्क्ड देम इफ़ दे कुड प्रिंट दैट बुक। नेक्स्ट यहाँ पे है, ये वाक्य इंटेरोगेटिव है और ये क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ हो रहा है। जब भी किसी प्रश्नवाचक वाक्य को हम करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो हमेशा सेड या सेड टू को हम ASKED आस्क में बदल देंगे। सेड मीन्स कहना, तो आस्क मीन्स पूछना, तो आस्क जो है वो सेकेंड फॉर्म यहाँ पे, और से का सेकेंड फॉर्म सेड ऊपर दिया गया है। तो हमने देखा, तो जब भी वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क आता है तो हमेशा सेड या सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर देना है। तो आई का आई हो गया, सेड टू बन गया आस्ट, हिम का हिम हो गया। अब इस वाक्य में ना तो दैट करेंगे ना इफ़ करेंगे। जब भी कोई वाक्य डबल कोमा के अंदर है, उसमें वाई, वेयर, व्हेन, व्हाट, जब भी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्टिंग हो रही है तो वही क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे कंजक्शन बन जाएगा, और उसके बाद हमें यू चेंज करना है हिम में। तो ही हो गया, एज हमारा बनता है वॉज,
और टॉकिंग का टॉकिंग हो गया यहाँ पे। तो आई आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज टॉकिंग। नेक्स्ट है सी सेड टू देम डू नॉट टच माई मोबाइल। ये वाक्य डायरेक्ट करना है। जब भी वाक्य है प्लीज से प्रारंभ है, डू नॉट से प्रारंभ है, नेवर से प्रारंभ है, तो इम्परेटिव वाक्य है ये। लास्ट में फुल स्टॉप से एंडिंग हो रही है इसकी। तो हम देखेंगे डू नॉट का आने का मतलब है हमें सेड टू के बदले करना पड़ेगा फॉरवर्ड। तो सी फॉरवर्ड देम, तो अगर वाक्य इम्परेटिव है तो ना तो हम दैट लगाएंगे, ना इफ़ करेंगे, ना वेदर करेंगे, केवल हमें टू से उसे ऐड करना होता है। तो सी फॉरवर्ड देम टू कर दिया हमने। डू नॉट को हमें हटा देना है, फिर टच का टच कर दिया। माई जो है फर्स्ट पर्सन है वो बदल लेंगे अब जा करके सी में। तो सी के साथ अपने की स्पेलिंग आती है वो आती है हर, ये हो गया मोबाइल। इस प्रकार से हमारा आंसर बना सी फॉरवर्ड देम टू टच हर मोबाइल। अगला यहाँ लिखा है मी अ बुक ही गेव। ये वाक्य में करना है रीऑर्डरिंग। तो रीऑर्डरिंग का मतलब होता है वाक्य को क्रम से लगाना। तो इसका रीऑर्डरिंग का फॉर्मूला अगर हम देखें, पहले सब्जेक्ट, फिर टेंस, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद प्लेस, उसके बाद टाइम करना होता है यहाँ पे। तो सब्जेक्ट होता है कहीं ना कहीं, सब्जेक्ट की बात करें प्रोनाउन है कोई या नाउन है तो वो सब्जेक्ट बन सकता है। जो इसमें दिया गया है सब्जेक्ट हमारा ही, तो हमने सब्जेक्ट ने ही कर लिया। अब देखें इसमें टेंस लगाना है। तो पूरे वाक्य में टेंस का मतलब है इज, एम, आर, वॉज, वर, कैन, कुड, जो कि इस पूरे वाक्य में नज़र नहीं आ रहा है। तो अगर वाक्य में कहीं इज, एम, आर, वॉज, वर नहीं है तो हम देखते हैं शायद उसमें क्रिया हो। तो क्रिया यहाँ पे गेव है, तो हमने कर दिया यहाँ पे गेव, तो ही गेव। उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट की बात करें तो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी है, एक ऑब्जेक्ट है आ बुक। तो पहले करना होता है हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। तो इनडायरेक्ट में कोई व्यक्ति होता है जबकि डायरेक्ट में कोई वस्तु होती है। तो ही गेव मी आ बुक। तो पहले हमने कर रहा है यहाँ पे सब्जेक्ट, उसके बाद कर दिया हमने जो क्रिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट थे वो दोनों हमने यहाँ पे कर दिए हैं। नेक्स्ट है मी स्विमिंग टॉट माई फादर। ये भी हमें करना है किसमें, यही करना है हमें जो रीऑर्डरिंग करना है। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट हटाना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट यहाँ पे है माई टीचर। तो माई टीचर हमने यहाँ पे कर दिया। अगर हम सब्जेक्ट यहाँ पे देखते हैं तो मी सब्जेक्ट ना हो केवल कि ऑब्जेक्ट में है। स्विमिंग है ये क्रिया है, तो क्रिया जीरन में है यहाँ पे। और टॉट है ये भी क्रिया है। और माई टीचर जो बचता है वो सब्जेक्ट हमने कर दिया यहाँ पे, माई टीचर हो गया। अब इसमें इज, एम, आर, वॉज, वर कुछ है नहीं है तो हमें यहाँ करनी पड़ेगी क्रिया। तो जब किसी वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है तो क्या हम डायरेक्ट आईएनजी वाली क्रिया को यूज़ कर सकते हैं? तो इसका जवाब मिलेगा नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब जो आईएनजी वाली क्रिया है वो या तो जीरेंड है या फिर पार्टिसिपल है। तो यहाँ पे जीरेंड का काम कर रही है ये। माई टीचर हो गया। अब क्रिया करनी है हमें टॉट, टॉट हमने यहाँ पे रख दिया है। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था मी और डायरेक्ट हो गया स्विमिंग। तो माई टीचर टॉट मी स्विमिंग। अगला है ही सेड टू मी आई डू नॉट रीड द रामायण। ये पंचुएट करना है। तो पंचुएट का मतलब होता है पंचुएशन। तो पंचुएशन क्या होता है, कहाँ पे बड़ा अक्षर, कहाँ छोटा अक्षर, कहाँ इस तरह के शब्द उपयोग करने हैं, वो सब कहलाता है पंचुएशन। तो पहला अक्षर हमेशा वाक्य में बड़ा होता है तो ही बड़ा कर दिया हमने। सेड टू छोटा रहेगा, क्रिया वगैरह छोटी है, ऑब्जेक्ट भी छोटा है। तो ही सेड टू मी बिल्कुल छोटा ही रहेगा, ही केवल बड़ा करना था। ये रीऑर्डरिंग करना है या पंचुएट करना है या डायरेक्ट इनडायरेक्ट करना है तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पंचुएट ही करना है। ऐसा नहीं है बल्कि हम इसे इनडायरेक्ट करने लगे। तो इनडायरेक्ट ना करके हमें इसे पंचुएट ही करना है, डायरेक्ट फॉर्म में ही रखना है। बस इसे बड़ा अक्षर, छोटा अक्षर, कोमा वगैरह, विराम चिन्ह वगैरह सही से लगाने हैं यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे कर दिया ही सेड टू मी, मी के बाद यहाँ एक कोमा लगाना है और उसके बाद डबल कोमा यहाँ से आरम्भ कर दिए हैं। जब भी आई आएगा ये डबल कोमा के अंदर पहला शब्द बड़ा ही बनाएंगे, तो आई हमने बड़ा रखा यहाँ पे। डू नॉट हो गया, रीड हो गया, द रामायण। किसी का नाम आता है तो नाम का पहला अक्षर बड़ा बनाते हैं, तो रामायण हमने बड़ा अक्षर कर दिया है। और यहाँ पे डबल कोमा स्टार्ट किए गए थे, डबल कोमा हमने यहाँ पे एंड कर दिए और सब्जेक्ट से प्रारंभ में फुल स्टॉप भी लगा दिया। तो ही सेड टू मी, कोमा, डबल कोमा, फिर आई बड़ा, डू नॉट रीड द रामायण, रामायण का आर बड़ा कर दिया, फुल स्टॉप, डबल कोमा, बंद। अगला यहाँ लिखा है ही सेड, सी सेड टू अमित, हैज़ सुमित डन इट। इस पर हमें देखना है। तो इसमें हमने सी का बड़ा कर दिया पहला अक्षर। सेड के बाद अगर टू है तभी इसमें ऑब्जेक्ट होगा, सेड के बाद टू नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो सी सेड टू अमित, इसी का नाम पहला अक्षर बड़ा बनाएंगे। अब इतना करने के बाद यहाँ पे हमने कोमा लगाना है नीचे, एक कोमा नीचे से कर देना है हमें यहाँ पे। डबल कोमा यहाँ से स्टार्ट कर दिए गए हैं। तो जो वाक्य यहाँ पे है वो हैज़ सुमित। अगर जो हैज़ अगर अमित के साथ में होता तो फिर टू यहाँ पे नहीं होता यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने करना है, अगर वाक्य में सेड के बाद टू लगा है इसका मतलब ऑब्जेक्ट तो उसमें है ही है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट भी है। तो सी सेड टू अमित, ये पहला वाक्य हुआ, रिपोर्टिंग क्लॉज हुआ।
अगला है तो डबल कोमा हमें ऊपर थे, सिंगल कोमा नीचे, उसके बाद हैज़ को हमें बड़ा कर देना है। फिर सुमित किसी का नाम है, पहला अक्षर बड़ा, फिर डन का डन, इट का इट, और क्योंकि बाकी हेल्पिंग वर्ब से आरंभ है तो हमें इसके अंत में क्वेश्चन मार्क और डबल कोमा क्लोज कर देना है। स्पेलिंग यहाँ पे दी गई है। तो पहली स्पेलिंग यहाँ पे है कर्नल, CO ओ वरना LONEL, कर्नल, COLONEL, कर्नल। अगली स्पेलिंग है लिटरेचर, LITERATURE, लिटरेचर, LITERATURE, लिटरेचर। नेक्स्ट यहाँ पे वाक्य है ही कॉल्ड यू टुमारो। तो हमें इस बात को करेक्ट करना है, तो हमें पता होना चाहिए टुमारो हमेशा आता है फ्यूचर टेंस में, और तो हमें यहाँ पे इसको फ्यूचर में करेक्ट कर देना है। कैसे पता ये टेंस फ्यूचर ही है? जब भी क्रिया सेकेंड फॉर्म केवल आती है तो वो पास्ट का इंडेफिनिट ही होता है। जब भी विल सेल आता है फ्यूचर ही होता है, तो हमें ध्यान देना है। जब भी क्रिया सेकेंड फॉर्म आती है इसका मतलब पास्ट का इंडेफिनिट है, और पास्ट के इंडेफिनिट में टुमारो कभी नहीं आता है, वहाँ हमें यस्टरडे का यूज़ कर देना है। तो ही कॉल्ड यू यस्टरडे वाक्य हमारा करेक्ट बन गया है। अगला वाक्य लिखा है रोहित हैज़ नॉट गिवन मी अ बुक टुडे। तो इसको हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में कोई क्वेश्चन आएगा कि इसमें नाउन छांटिए, प्रोनाउन छांटिए, तो इस पूरे वाक्य को हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या शब्द कैसे कैसे है। यहाँ पे लिखा है रोहित, तो किसी का भी नाम आएगा हमेशा नाउन होता है, तो ये प्रॉपर नाउन है अर्थात नाउन है। तो हैज़ है वो क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब में है, और नॉट है तो नॉट, नेवर, ये जो भी शब्द हैं वो होते हैं एडवर्ब, और जो कौन से एडवर्ब हैं तो एडवर्ब ऑफ नेगेशन है, और गिवन है यहाँ पे क्रिया है, मी है, ये यहाँ पे है प्रोनाउन, प्रोनाउन है और ऑब्जेक्ट मेरा फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है ये, और आ लिखा है, आ है आर्टिकल, आर्टिकल कुल मिलाकर के कुल संख्या इनकी 3 है, प्रकार 2 होते हैं। तो ए एन दा होते हैं आर्टिकल, ए एन है इंडेफिनिट आर्टिकल और दा है डेफिनिट आर्टिकल, और बुक जो लिखा है वो एक नाउन है, और टुडे, टुमारो, यस्टरडे ये होती है एडवर्ब। तो कुल मिला के हमारा बात हुई ये कि रोहित इसमें नाउन है जिसमें क्रिया है, नॉट इसमें एडवर्ब है, गिवन इसमें क्रिया है, मी इसमें प्रोनाउन है, और आ इसमें आर्टिकल है, बुक इसमें नाउन है, और टुडे लिखा है वो भी यहाँ पे एक एडवर्ब है।